ठीक है। रिफॉर्म्स आया था कौन से साल में? 1991 में। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1991 में। क्यों लेके आना पड़ा? पहला बात, अगर अपन ऑलरेडी 1950s के टाइम में कुछ नया पॉलिसीज और प्लान्स बनाया तो क्या दरकार पड़ गया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का 1991 में? ऐसा क्या हो गया था उस वक्त? ये अपने को जानना जरूरी है। ठीक है। जितना भी अप्रोचेस अपन इसके पहले पढ़ा, अपन पहले चैप्टर में क्या पढ़ा कि इंडिया का सिचुएशन कैसा था। ठीक है। फिर नंबर 2 क्या था, अब पता नहीं कि इंडिया का सिचुएशन कैसा रहेगा आगे जाके, इसलिए अपन क्या किया, छोटे छोटे रिफॉर्म्स जो लेके आए, मेनली जिसमें गवर्नमेंट जो था वो अपने पास कंट्रोल रखना था और जो जो इश्यूज था, मेजर इश्यूज था, उसको रिमूव करने की कोशिश किया। समझ में आया? फिर क्या हुआ, अब इंडिया में क्या हुआ, कोशिश तो हम यही करते कि देश का इंडस्ट्रीज डेवलप हो। ठीक है। देश में क्या हो, इंडस्ट्रीज डेवलप हो, एग्रीकल्चर डेवलप हो, कोशिश तो कर रहा था। पर प्रॉब्लम क्या था पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी पॉलिसीज लेके आया, ठीक है, गवर्नमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है। आगे का जो लीडर है अल्टीमेटली, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली टीम कैसा परफॉर्म करेगा? ठीक है, खराबी करेगा अल्टीमेटली। तो लीडर को जरूरी है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो यही इशू है कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो अपने पास पूरा रख लिया अच्छे से, बट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है। अब अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इश्यूज क्रिएट वहीं से होना स्टार्ट होंगे। समझ रहे बात को आप लोग? गवर्नमेंट जैसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है। देखो, सबसे पहले जानना आप लोग चैप्टर अपन पढ़ क्यों है। इंडिया ने एम्ब्रेस किया 1991 का पॉलिसीज को, या फिर वो ऑटोमेटिकली हल्का फुल्का मन भी था और हल्का फुल्का फोर्सिबली आया, इसको जानना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चैप्टर का बेस समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहला जो पार्ट था उसको आप ऐसे याद कर लो, या तो कि सारा पॉइंट आपको इकट्ठा करा जाता है, या तो समझ लो अपने आप आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सही है ना? तो सबसे पहले स्टोरी को समझा। पॉलिसीज आया, प्रॉब्लम क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल अपने पास रखा। गवर्नमेंट ने अपने पास सारा कंट्रोल रखा तो इशू क्या था, गवर्नमेंट उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाया। इंडिया में इतना इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो अब अगर इंडिया में डेवलप नहीं हो पा रहा है, चाहे इंपोर्ट में कितना ही रेस्ट्रिक्शंस रखो आप लोग, अल्टीमेटली बाहर से आपको सामान मंगवाना पड़ेगा। इंडिया का खुद का इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रहा है तो बाहर एक्सपोर्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या, आपको याद है बीओपी याद है? हल्का होगा। बीओपी कब डेफिसिट में जाता है? जब आपका पेमेंट इज मोर देन रिसीव, या फिर अपना आया कम और गया ज्यादा, तब क्या बोलेगा अपन? डेफिसिट बीओपी। अब प्रॉब्लम क्या, सोचो अभी बीओपी को क्या करता है अपन लिंक करता है, गया ज्यादा और आया कम। ठीक है। अब सुनो, बिजनेस में अगर अपना आया ज्यादा कैसे होगा भाई, डेफिसिट कैसे होगा? खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम आ रहा है। ठीक है। अब सुनो, बिजनेस में क्या हो रहा है, अपना लॉस हो रहा है। अब बहुत इजी है ना बताना, लॉस हो रहा है, बट खुद का बिजनेस एक बार के लिए मानो कि आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है। ठीक है। लॉस कब होगा आपका? जब खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। तो अपन क्या करेगा बताओ मेरे को? बिजनेस वही ना बंद कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते ना। तो अपन क्या करेगा, जो पुराना सेविंग्स वगैरह था उसको यूटिलाइज करेगा, जो भी अपना बच गया तो पुराना सेविंग्स। जब लॉकडाउन के टाइम में क्या खर्चा अपना हो रहा था, भर देते उतना तो खर्चा हाई और इनकम जीरो। बात समझ में आ रही है? इनकम क्या हो रहा है, कम या फिर एकदम जीरो, और खर्चा ज्यादा। तो अपन क्या किया, जो पुराना सेविंग्स था उससे सैलरी वगैरह पे किया, रेंट वगैरह पे किया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे किया या नहीं किया? ठीक है। अब अगर सोचो अपना पास इतना सेविंग्स नहीं है तो क्या करेगा अपन? लोन वगैरह लेगा। पर उसका नुकसान है या नहीं है, मुझे बताओ? नुकसान है या नहीं है? एक तो तुम्हारा सेविंग्स कम हो रहा है, दूसरा लोन लेने से तुम्हारा एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो रहा है। अब अगर सोचो तुम्हारा कोई बिजनेस है, ठीक है, अब तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हारा ऑलरेडी हालत खराब है, तुमको आगे देख के लगता भी नहीं है कि तुमको प्रॉफिट कमाएगा, और तुम लोन पे लोन ले रहे हो, तुमको लग रहा है तुम बर्डन पे जा रहा है और कोई रिकवरी का चांस नहीं आ रहा है। सेम इंडिया का सिचुएशन समझ में आ रहा है? इंडिया क्या किया, पहला बात तो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से था उसको ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर दिया, उसके बाद लोन पे लोन लेने लग गया। अब लोन इतना लेने लग गया अल्टीमेटली रीपेमेंट का स्कोप ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंडिया में था नहीं और अपना इंपोर्ट्स बहुत हद तक ज्यादा। आज भी हम लोग वही डेफिसिट को पे ऑफ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट प्रिंसिपल भी दे नहीं पाता, हम लोग इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए इतना बोला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आत्मनिर्भर बनो, ये बनो, वो बनो, इसीलिए बोलो। ठीक है। डायरेक्टली बोला सुनने समझ में आएगा आप लोग। ठीक है। आप समझो बात को। इसीलिए क्या हुआ, अच्छा ये सिचुएशन आ गया तो जो उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, कौन था किसको पता है? मनमोहन सिंह। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जब आया था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्लीज रेफरिंग एज डॉक्टर मनमोहन सिंह। आधा मार्क मत काटना, कटवाना फालतू में। कोई अगर अच्छा टीचर हो गया तो काट देगा, बता रहे आपको।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को बात? अब सुनो, वो क्या किया, वो बोला यूनाइटेड नेशंस के पास में गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हो गया, या फिर आपको पता किसके पास जाएगा वो, ग्लोबल वर्ल्ड बैंक के पास में हो गया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों? वो लोग के पास में वो लोग गया, या IMF सुना है आप लोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके पास में गया लोन लेने के लिए इंडिया के बिहाफ में। बट प्रॉब्लम क्या है, वो लोग लोन देने में इंटरेस्टेड होगा क्या? बोलेगा भैया आपको लोन तो हम दे दे, बट आप रीपेमेंट कहां से करेगा? आपका तो इनकम ही नहीं है फॉरेन एक्सचेंज में, बराबर? तो इसलिए वो लोग बोला कि हम लोग आपको लोन देगा, बट एक ही शर्त कि अगर आप अपने इकोनॉमी को ओपन कर दे, अगर आप अपने इकोनॉमी को ओपन कर दे। पहले कहते इंपोर्ट रेट्स बहुत हाई था, याद है पिछले चैप्टर में? इंपोर्ट रेट्स बहुत हाई था, एक्सपोर्ट्स बहुत लिमिटेड था, कोटास था, टैरिफ्स था, याद है क्या? बोलता आप अपना इकोनॉमी को ओपन करो, गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल कर रहा है ना, प्राइवेट को ज्यादा पावर दो। प्राइवेट को पावर देने से फायदा क्या पता है क्या? उनका जो कंट्री का कंपनीज है ना वो इंडिया में आ पाएगा, और अल्टीमेटली इंडिया विल नॉट बिकम अ नॉर्मल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी विल बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये थॉट से उनको प्रपोजल डाला, ठीक है, मैं आपको $7 बिलियन का लोन दे दूंगा, बट आपको अपना इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात यह है कि दोनों चीज, ऐसा नहीं कि इंडिया अपना इकोनॉमी को ओपन नहीं करना था, ऐसा मत सोचो, बट वॉज इंडिया रेडी टू ओपन अप इट्स इकोनॉमी? इट रिक्वायर्ड मोर 5-6 years, ताकि इंडिया का खुद का इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके। क्योंकि देखो हर कंट्री में देखो खुद का एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, और उसके बाद जिसको आना हो, आज यूएसए क्या अपने आप में इतना इंडस्ट्रीज के बाद खुद का है कि अब कोई भी आओ, इसलिए फ्री इकोनॉमी बोलता है, कोई भी आओ बिजनेस करो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास इंडस्ट्रीज है जो कि उनको होल्ड कर सकता है। बट इंडिया के पास उतना थोड़े बहुत था, बट उतना समझ में आया, बट इट हैड नो चॉइस बट टू adopt the new economic policies which was suggested by the United Nations और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, या फिर IMF, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, लिबरलाइज किया, एंड 1991 में, ठीक है, अपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया। समझ में आया क्या? अब इस नया इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 मेजर लेटर्स था, क्या क्या था आपका? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब आप लोग पढ़ोगे ना टॉपिक को, जब टॉपिक को पढ़ोगे लगेगा कि लिबरलाइजेशन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है आपको, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा पार्ट एक है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का बहुत छोटा सा पार्ट एक दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर को ब्रॉड करना इजी है, तो सबको क्या लगता है चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा है, पहले वो डर क्रिएट हो जाता है, उतना बड़ा नहीं है, चैप्टर को सॉर्ट आउट करना है अपने को। समझ में आ रहा है बात आप लोग? यहाँ पे ग्रिप में आया क्या बात पूरा प्रॉपर्ली, स्टोरी सेट में हुआ दिमाग में? तीनों चीज में आपको क्या लगेगा, लिबरलाइजेशन सबसे ज्यादा बड़ा है, और इसका आपको सच बताया ना, तो लिबरलाइजेशन में ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन का कुछ पार्ट इंकॉर्पोरेट कर लेता है पॉइंट्स में, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। बट बात यह है कि पहले अपन पूरा इकोनॉमिक पॉलिसीज को पढ़ेगा, क्या चेंजेस आया वो भी पढ़ेगा आप लोग। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन देखा है आप लोग, वो ये पूछता है कि एग्रीकल्चर में एज अ होल क्या इंपैक्ट आता है। मतलब नया इकोनॉमिक पॉलिसीज जब आया, उसकी वजह से एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट आया, इंडस्ट्रीज में क्या इंपैक्ट आया, सर्विस इंडस्ट्री में क्या इंपैक्ट आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है। तो वो आज हम लोग क्लास के एंड तक हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया क्या अच्छे से बात? क्लियर है वाला पार्ट? तो पहले अपने को ये जानना है कि व्हाई द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वर इनिशिएटेड। सबसे पहले तो आप लोगों पॉइंट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पेज नंबर 13 में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। भैया जो लीड कर रहा है वही अगर इससे परफॉर्म नहीं करेगा तो अल्टीमेटली, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। नंबर 2 क्या हुआ? देखो पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी वजह से देश में क्या हो गया था, ठीक है, देश में क्या हुआ आपका, ठीक है, पूरा बीओपी डेफिसिट, ठीक है, बीओपी डेफिसिट हुआ। अब बीओपी डेफिसिट होने की वजह से क्या हुआ, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था वो क्या हुआ, कम हो गया। तो देखो 4th पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब खुद का रिजर्व्स काम में नहीं आता तो क्या करता है आदमी, लोन लेता है। लोन पे लोन लिया तो क्या हुआ, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? लिंक कर पा रहा सारा पॉइंट्स को, ठीक है। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स जब होता है, देश में डेट बढ़ रहा है तो लोग क्या करेगा, तो लोन पे लोन लेगा, करेंसी इशू करेगा, करेंसी ज्यादा इशू करेगा तो देश में क्या होगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने लग गया। ये सब कुछ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। समझ में आया आप लोगों का? सारा पॉइंट दिमाग में सेट हो रहा है क्या? नंबर 1 पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या था, डेफिसिट बीओपी, उसकी वजह से क्या, रिजर्व्स कम हो गए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तुमने लोन लिया उसकी वजह से क्या होगा, बर्डन ऑफ डेट। ये सब की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। और ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। समझ में आया? एक का पार्ट अंदर का पार्ट रीड करो फटाफट, फटाफट 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर दो।
6 मार्क के इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। रीजंस पढ़ लिया आपने, रीजंस पढ़ लिया। इन रीजंस की वजह से क्या हुआ, मनमोहन सिंह केम इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है, विद द क्या था IMF और वर्ल्ड बैंक के पास में 7 बिलियन लोन के लिए एग्री किया, बट ओनली ऑन कंडीशन, जो 3 पॉइंट लिखा हुआ वहां पे। क्या किया, नंबर 1 रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, नंबर लास्ट रिमूविंग द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इन सिंपल लैंग्वेज LPG को इंट्रोड्यूस किया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आया 1991 का। क्लियर है एकदम बात, पक्का। फर्स्ट पेज सॉर्टेड पूरा। नेक्स्ट पेज चले अपन, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स को सेल्फ रीड कर लेना एक बार, कुछ नहीं, देखो सीधा बात है। जब भी आपको मेजर्स निकालते हो, आज तो आपको लग गया पैर में, ठीक है, अच्छे प्लेयर हो, आपको लग गया, तो पहले आप उसको हील करते हो नहीं करते हो पैर को, उसके बाद दौड़ते हो और फिटनेस को ठीक करते हो नहीं करते हो, खेलना स्टार्ट करते हो, सिंपल सा बात है। कुछ मेजर्स स्टेबलाइज करने का था इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी हिल गया ना उसको स्टेबलाइज करा था, उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट के टुवर्ड्स पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया गया। समझ में आया बात आप लोगों को, क्लियर है वाला पार्ट, पक्का समझ में आया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या लिखा देखो तो, मींस द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द, सेम पॉइंट पढ़ रहा है ये, पहले भी पढ़ा था पीछे, सेम पॉइंट था क्या, हाँ नहीं था क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या था उसमें, सेम पॉइंट है, अच्छा ठीक है। रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शंस एंड ग्रोथ ऑन द प्राइवेट, नंबर 2 भी सेम पॉइंट है क्या, कंट्रोल्स को कम करना है, किसका, गवर्नमेंट का, लास्ट में क्या करना है, ठीक है। देखो फायदा देखो, नंबर 1, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अच्छा पावर दोगे तो फायदा क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, फायदा किसको होगा, कस्टमर्स को। समझ में आया द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिखा है देखो, मींस द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, इट इन्वॉल्व्स deregulation and reduction of government controls and greater freedom of the private investment to make the economy more, सही है, सही हो गया, दिमाग सेट हो गया प्रॉपर, ठीक है। पर्पस क्या देखो तो, नंबर 1 टू अनलीश, देखो अल्टीमेटली क्या, तुमको अगर मैंने टेस्टिंग जोन में रख दिया, अब तुम्हारे सामने कॉम्पिटिशन अगर रख दिया मैंने, तो तुम्हारा ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल निकलेगा या नहीं निकलेगा, है या नहीं। अगर मैंने बोला एवरीबडी इज इक्वल, हर कोई कॉम्पीट कर सकता है, तो आपको लगेगा अगर मैं मेहनत करेगा तो अच्छा काम करेगा, तो भैया आपका ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो निकाला, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया, ठीक है, समझ में आया। कंपटीशन जब बढ़ा तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया, इट बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव, से फायदा किसका हुआ, कस्टमर्स को फायदा हुआ। तो पर्पस देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, मोर, इसको मूव कंपटीशन लिखा ना, मोर कंपटीशन कर दो, मूव कंपटीशन लिखा ना, मोर कर दो उसको, मोर कंपटीशन, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ, क्या लिखा हुआ चाहिए, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, थोड़ा बोलो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग रिफॉर्म्स किया, जिसको इसको चैप्टर नंबर 2 याद है, ठीक है, उसके लिए ये वाला एकदम आराम वाला पार्ट है, ठीक है। क्योंकि पता है क्या, ये पॉइंट्स को अगर याद करना है तो पहले ये समझना है कि चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम्स क्या क्या था, ठीक है। सबसे पहले क्या रिफॉर्म लिखा हुआ वहां पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, क्या कौन सा लिखा हुआ, हाँ लिखा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर पिछले साल में, पिछले बार में यार, पिछले चैप्टर में, ठीक है। 1950 में क्या क्या दिक्कत था, एक तो लाइसेंस राज का इशू था, ठीक है, लाइसेंस राज का इशू था, सारा जो प्राइवेट प्लेयर्स था वो लोग वेट कर रहे थे कुछ इंडस्ट्रीज में एंटर करने का, पर उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, सही बात है ना। फिर नंबर 3, पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल था, इसकी वजह से क्या हुआ, बाकी लोगों को ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी उतना नहीं मिल रहा था। और एक और पॉइंट है कि जो मर्जर्स है ना, मर्जर्स, जैसे कोई कंपनी को अगर मर्ज करना है आपस में, संभोग करना है, संबंध करना है, तो बड़ा ट्रिकी प्रोसेस था, ठीक है, सारे बड़े लोग के ऊपर था, ठीक है। तो अगर 2 जन को, ठीक है, मिलाना है तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, इसीलिए इसको थोड़ा इजी करना भी जरूरी था, क्योंकि बाहर का लोग बोला कि भैया अगर हमको मर्जर करना है, इतना फॉर्मेलिटी अगर यहाँ होगा तो मेरा मर्जर पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आया आप लोग को। तो इसके लिए उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी था, समझ में आया आप लोग को। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, लाइसेंस राज वाला, सबसे पहला पॉइंट क्या निकालेगा, तो रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्रॉब्लम समझा, सोल्यूशन क्या आया, रिड्यूस किया, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज कुछ इंडस्ट्रीज में अभी भी आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ नशीले पदार्थ होता है, ठीक है, मेडिकल का चीजों में चाहिए होता है आपका, ठीक है। आप लोग तो कोई लेता नहीं, इनको पता है, सब शुद्धि के लोग पहुंचे हुए ऊपर,
ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ सुनो, हाँ मैं समझ पाया आप लोगों को बात। तो इनको लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस चाहिए होता है। बाकी सारे इंडस्ट्रीज में क्या कर दिया, लाइसेंस को खत्म कर दिया। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ये वाला पार्ट? बोलो बोलो, ठीक है, समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू पॉलिसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो लाइसेंसिंग नंबर 1 क्या इसमें लिखा हुआ है, टू सेट अप न्यू यूनिट्स है। नंबर 2 एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई। याद आ रहा है कैसा क्लास? याद आ रहा है आप लोगों को? नया इंडस्ट्री खोलने के लिए भी लाइसेंस चाहिए था, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी चाहिए था। आपको दोनों में लाइसेंसिंग आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो बेसिक लाइसेंस तो लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? फिर नंबर 2 क्या किया, 17 इंडस्ट्रीज किसके नाम पे था, खाली गवर्नमेंट के पास, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। डिक्रीज इन द लिखा हुआ आप लोग, डिक्रीज इन दोनों द पब्लिक सेक्टर। 17 इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 3 तक कर दिया, ठीक है। 3 कौन सा इंडस्ट्रीज है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। आपको पता है रेलवे, सबको पता ही, अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहा है कुछ पार्ट्स को, ठीक है, थोड़ा पार्ट्स को कर दिया ऑलरेडी, मगर इंडियन रेलवे पूरी तरह नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, ये तीनों याद रखना, इकमा के लिए पूछ सकता है कभी कभी आप लोग, ठीक है, चलेगा। डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस भाई प्राइवेटाइज करें तो हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोग? क्लियर है? पक्का समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, पक्का समझ में आया? देखो जरा मूव यहाँ से कर नहीं सकता, नहीं तो फ्रेम से निकल जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। नंबर 3, हर पॉलिसी अच्छा हो जरूरी है। एसएसआई अच्छा मूव था, बट अगर एसएसआई आएगा तो बाहर का लोगों को कोई चीजों में इन्वेस्ट करना होगा, बट वो कर नहीं पा रहा है, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व था किसके लिए, एसएसआई के लिए। उसको क्या कर दिया, री रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई के लिए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, तो हम लोग को अगर खोलना है इकोनॉमी को तो पूरी तरीके से ओपन करना पड़ेगा। अब रिजर्वेशन इज अ टाइप ऑफ ब्लॉकेज, राइट, तो उसको भी हटाना जरूरी था। तो डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई, ठीक है, उसमें क्या करिए, जो गुड्स स्पेसिफिकली एसएसआई के लिए था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड लास्ट लिखा हुआ है पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको बोलते हैं MRTP एक्ट, ठीक है। आज तक इसको बहुत प्यार से हम लोग कॉम्पिटिशन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपका सिंपल सा बात है, मर्जर्स जो होना था पहले वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, इनफैक्ट गाइड करने के लिए प्रॉपर एक्ट नहीं था, अगर 2 इंडस्ट्रीज को मर्ज होना है तो। अब क्या हुआ, मर्ज करने के लिए प्रॉपर एक्ट आ गया, इससे क्या हुआ, जो भी फेयर मर्जर्स है वो आराम से हो सके। 4 पॉइंट क्या क्या पढ़ा, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, नंबर 1 लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया, एसएसआई को डी रिजर्व कर दिया और MRTP एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। मोनोपोली मतलब पहले क्या था कि अगर 2 कंपनी को मर्ज करना है, ये सब कुछ होना है, तो इसके लिए बहुत ट्रिकी प्रोसेस है, ठीक है, मतलब बहुत इश्यूज था, कोई प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं था। तो क्या गवर्नमेंट को अल्टीमेटली होता है, तुम परेशान हो जाएगा अल्टीमेटली चीजों को। तो अब क्या प्रॉपर एक्ट लेके आ गया जिससे थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म सेट हो गया दिमाग में। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अभी एक साथ हम लोग पॉइंट्स पहले कवर कर लेते जितना हो सके, हमको जहां लगा आप लोग को पढ़ना दरकार हम रोक देंगे, ठीक है, चलेगा? बोलो सर। अमालगमेशन, 2 कंपनीज का मिलना, ठीक है। देखो 2 अलग अलग चीज होता है। अमालगमेशन में क्या होता है, मर्जर एक टाइप होता है तुम्हारा। कभी कभी अगर कंपनी को टेक ओवर भी तुम कर रहे हैं ना, तो उसको भी अमालगमेट बोलते हैं, समझ रहे? तो मतलब एक कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर सुना आपने, यूनिलीवर, ठीक है, उसने क्या किया था, इंडिया का कोई कंपनी को टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, तो वो भी अमालगमेशन, ठीक है। मर्जर में क्या, 2 कंपनीज मिलकर, भारतीय और सुजुकी मर्जर, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन पूछा मगर ये, ठीक है, बाद में जाकर अगर आप लोग आगे पढ़ेगा तो ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्ली ना। और प्रोफेशनली आगे जाकर अगर आपको किस्मत हुआ, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ सीएज एंड ऑल, ये एक लग्जरी वर्क है जो करता है आपको। मर्जर्स अमालगमेशन का काम जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉप नॉच थिंग। सोचो एक बार के लिए, आपको पता है वो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज था, पहले वो प्रॉपर इंडस्ट्रीज था, फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मुकेश अंबानी ग्रुप एंड अनिल अंबानी ग्रुप, दे हैव स्पेसिफिक नेम्स बट स्टिल 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सोचो किस तरीके से प्रोसेस हुआ होगा, किस तरीके से शेयर्स को डिवाइड किया होगा, कौन सा कैसे, ऐसे नहीं है हाँ कितना कंपनी है अपना 10 है क्या, 5 होता 5 होता, यहाँ डिबेट होता, डिस्कशन होता, बीच में तो कोलैबोरेशन करना पड़ता है आपको। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो नंबर 1 ये काम नेक्स्ट लेवल काम है, क्योंकि दिमाग अलग लेवल का लगता है, क्योंकि इतना इजी नहीं है, कितना शेयर इशू कराना, कैसे कराना, आपको क्या से कराएगा, कहाँ से फंडिंग आएगा, कैसे होगा, कैसे ब्रेकिंग होगा, ये एक लग्जरी वर्क है। एंड हर एक काम का इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्क है
तो हाउ मच द फर्म्स चार्ज इज अ थिंग। ये सब काम गुवाहाटी में होता भी नहीं मेरा, तो हम नहीं किया, बट हम हर को बोलते हैं अगर मौका मिलता है आगे जाके किसी को फर्म में, गुवाहाटी में नहीं होगा, बिग फर्म में जाना पड़ेगा आपको करने के लिए, ठीक है। हाँ तो बाहर से क्या है, बाहर से क्या ठीक है, समझ में आया। पहला बात इशू होगा वहाँ पे बैठने, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म खत्म। नंबर 2 हो गया आपका क्या, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स देखो क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 पहले क्या था भैया बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको सब कुछ था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब कुछ है, तुम जितना को लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ बैंक वाला लोग, बोलो कौन कंट्रोल कर रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर चीज, ठीक है। आज अगर तुम्हारा सारा कुछ कंट्रोल करे कि अगर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, कौन इसके पास है या नहीं है, तो ये अल्टीमेटली तो दिमाग खोल पाएगा क्या, शेल्फ में आ गया। अब बैंक का भी यही इशू था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर चीज में कंट्रोल कर रहा है, तो बट द रोल हैज टू बी फिक्स्ड। पहले क्या होगा, एक कंट्रोलर से क्या बनाना पड़ेगा इसको, फैसिलिटेटर। भैया तुम अपना सारा काम करो खुद से, तुम सारा पढ़ाई अपने आप करो, कुछ इश्यूज हुआ या कुछ तुमको लगा कि तुमको बियॉन्ड कंट्रोल जा रहा है, या लगा कि तुमको पढ़ाई नहीं हो रहा है, तब हम बीच में इंटरव्यू करके बोलेगा कि प्रयास ही गलत कर रहे हो, तुम ऐसे मत पढ़ो या थोड़ा पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया क्या, फैसिलिटेटर। समझ में आया आपको। तो रोल ऑफ क्या चीज का चेंज हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम अ कंट्रोलर टू अ व्हाट, फैसिलिटेटर। समझ में आया, जो कि ओवरलुक करता है। मेन डिसीजन कौन ले रहा है, बैंक्स। पहले डिसीजन कौन ले रहा है, बैंक्स ले रहा है। कुछ लगा गड़बड़ है, कुछ इश्यूएंस करना है, तो कौन कंट्रोल करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला को पता है, इंडिया का 1991 के पॉलिसीज के पहले तक एक भी प्राइवेट बैंक नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी नया नया पॉलिसी की वजह से फर्स्ट टाइम क्या हुआ, प्राइवेट बैंक का इंट्रोडक्शन हुआ। समझ में आया आप लोगों को। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक अच्छा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट फिक्स। अरे इन्वेस्टमेंट तो पहले भी करा था, इंक्रीज इन द लिमिट क्यों, देखो सीधा बात है, अगर आप कोई भी कंपनी में 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो वो कंपनी में आप एक कंट्रोल मैनेज कर सकते हो। इन टेक्निकल वर्ड्स, दैट कंपनी जो 50% से ऊपर होल्ड कर रहा है, दिस कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी, एंड जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, जिसका शेयर आपके पास में है 50% से ऊपर, उसको बोलता है सब्सिडरी कंपनी। समझ में आया, फायदा क्या, देखो हम हो गए होल्डिंग कंपनी, दूसरा हो गया सब्सिडरी कंपनी 49%, हाँ, जिसके ऊपर हम 50% से ऊपर होल्ड करें। अगर कंपनी ए है, आपके पास 51% है, ये है, अगर ये 51% से ज्यादा, ठीक है, अगर एक और कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन क्या है, 51% ज्यादा अगर आप कंपनी बी में होल्ड करता है, ठीक है, तो आप हो गया होल्डिंग कंपनी और बी क्या हो गया, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब फायदा क्या है, अगर 51% से कम होता है ना पावर, तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है, इसके वजह से एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। 51 जैसे 50% क्रॉस करता है ना, तो आपके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपका बुक्स एक साथ बनता है, ठीक है। एक अच्छा खासा ग्रोथ का आपके पास जो ग्रोथ का पावर होता है वो आपके पास होता है। हर कोई डिसीजन जो है कंपनी नहीं ले पाता आपके बिना। समझ में आया आप लोगों को। तो ये फायदा था होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और बाहर कंपनी है, बाहर कंपनी को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है, अगर मैं उसको बोलूँ 20% दे दो तुम, तो वो थोड़ा अनश्योर रहेगा नहीं रहेगा, भाई मेरे को पास कंट्रोल होगा नहीं, बाकी लोग 80% लोग अगर कुछ और गड़बड़ कर दिया तो इशू हो जाएगा मेरा, तो ठीक है ना, हम तो वो जाके देखेगा नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली बोल रहा है, गवर्नमेंट को बोला था बाहर का लोग कि आप 51% कर दो, हम लोग आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने लग जाएगा। तो फाइनली सुना और क्या किया, 51% अलाउ कर दिया। समझ में। एंड लास्ट में क्या था, आपको पहले एक्सपेंशन करने में भी दिक्कत था, लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लोन में प्रॉब्लम, अब उसको एक्सपेंशन प्रोसेस को भी इजी कर दिया। तो 4 पॉइंट था आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। क्या क्या था, नंबर 1 आरबीआई का रूल चेंज कर दिया, इंडिया में प्राइवेट बैंक पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। नंबर 3 क्या था आपका, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 क्या था आपका, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस को इंप्रूव या इंक्रीज कर। समझ में आया, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो 50% से ऊपर अगर तुम्हारा लिमिट होता है ना, इन्वेस्टमेंट का ही होता है, तो तुम्हारे पास कंट्रोल रहता है अच्छा खासा। फॉरेन कंपनी को पावर देके इंडियन कंपनीज में 50% से ज्यादा ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि कंट्रोल जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसके पास आ जाए, ठीक है, फॉरेन कंपनीज के पास में आ जाए। ठीक है, समझ में आया।
लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है ना। 50% ए होल्ड कर रहा है, उसके अलावा कोई भी होल्ड कर सकता है। क्या पता कोई कंपनी सी है, कंपनी सी 15% होल्ड करता है, कंपनी डी है वो 10% होल्ड करता है, कितना भी करो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? वो भी क्लियर? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखो, सिंपल सा बात है। ये देखो, पहला पॉइंट अपन रिलेटेबल किया, सेकंड में थोड़ा अलग किया, थर्ड पॉइंट वापस रिलेटेबल करते। क्या लिखा हुआ है? टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म क्या? देखो, देश में 2 टाइप का टैक्सेस है। क्या क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, पहले जो गवर्नमेंट था ना, उसको लगता था कि भैया हाई टैक्स रखेगा ना, हाई रेट ऑफ टैक्स, तो लोग बाग क्या है, टैक्स ज्यादा देगा, पैसा ज्यादा आएगा। पर जितना ज्यादा टैक्स का रेट होगा, एक होता स्लैब, पता है आपको? स्लैब्स जो मैंने इसको गवर्नमेंट बजट कराया था, स्लैब्स आपको याद है? इनकम टैक्स जो है वो स्लैब्स के हिसाब से पेमेंट होता है कि अगर आपको 2.5 लाख रुपए तक इनकम कमाओगे तभी आपको टैक्स देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का एक लिमिट है, 5 से 10 तक का ऐसे लिमिट दिया हुआ आपका, उसके हिसाब से आपको टैक्स रेट्स जो अलग अलग। ठीक है, पहले का स्लैब्स भी बहुत कम था, 20,000 रुपए 25,000 रुपए में आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स रेट भी हाई। तो लोग क्या करेगा? चोरी। ठीक है, एनडीज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इस सब हम कभी प्रमोट नहीं करते, बता रहे। ठीक है, समझ में? अच्छा, ठीक है, ये सब कच्चा बच्चा सुना ही नहीं आता हम लोग से वाइट दिखता है, सब कुछ नहीं। ठीक है, समझ में? अब सुनो, तो क्या है? ठीक है, सुनो, तो अभी क्या है? स्लैब कम, टैक्स ज्यादा, तो लोगों पर चोरी करा। गवर्नमेंट ने समझ में आ गया कि भैया टैक्स रेट हाई करने के चक्कर में उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो क्या क्या स्लैब्स को बढ़ाया, ठीक है, और टैक्सेस को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नया नया है। इनडायरेक्ट टैक्स पता है आप लोगों को? एग्जांपल क्या है? अभी जीएसटी। अभी जीएसटी था, पहले वैट वगैरह, उसके वैट के पहले भी दूसरा था। ठीक है, वैट भी रिफॉर्म था, वैट भी आया उसके बाद में। ठीक है, वैट आया तो 2000 समथिंग में, हमें याद नहीं, एग्जैक्ट डेट याद नहीं। ठीक है, आराम, हाँ, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो अब वो है टैक्स सिस्टम जो है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बहुत रॉ था। इनका सर्विस टैक्स कितना लेट से आया, सर्विस टैक्स वो काफी लेट से आया। ठीक है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बहुत स्लो था, बहुत अंडर डेवलप्ड था, तो उनको क्या कर दिया, थोड़ा सा और एक्सपैंड और ठीक। ठीक है, तो देखो पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन इन टैक्सेस। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? रिफॉर्मेशन इन द इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। एंड नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन कभी हुआ नहीं। जितना गवर्नमेंट आएगा तो सिंपल करेंगे, उतने कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ये वाला बात? 3 चीज समझ में आया क्या? टैक्सेस को कम करो, इंडायरेक्ट टैक्सेस को रिफॉर्म करो, ठीक करो, और नंबर 3 चीजों को सिंप्लीफाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब टैक्स से डरना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली टैक्सेस पे करना स्टार्ट कर देगा। ये थॉट था। ठीक है, अच्छा थॉट, आई लाइक इट। ठीक है, फिर आओ आप लोग लास्ट पॉइंट में जाओ। लास्ट पॉइंट में जाओ, डी को मार्क करो इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर डी जो है उसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक इकलौता पॉइंट है जो कि आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मार्क किया नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आओ। मूड मत ठीक करो, पढ़ा हम रहा है, चिल्लाना हमको पड़ रहा है, थका हुआ तुम लोग का लग रहा है, दोस्त देखो कोई बात नहीं, तो गर्मी तो लग रहा है, जाके 10 मिनट एसी में बैठ जाना, क्या हो गया? क्या बोला? सड़ा हुआ है। सुनो, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। सुनो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, उसके बगल में लिखो फॉरेन ट्रेड, या फिर लिखो रिलेट विद फॉरेन ट्रेड। लास्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर डी को मारो स्टार, उसको हमें डिस्कस करेगा हम लोग लास्ट में। पॉइंट नंबर ई में लिखो रिलेट विद फॉरेन ट्रेड, रिलेट विद फॉरेन ट्रेड, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, रिलेट विद फॉरेन ट्रेड देखो हमें। ठीक है, सुनो, फॉरेन ट्रेड का अगर चैप्टर में जाए हम लोग चैप्टर नंबर 2 में, तो क्या था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था ना, क्या इंट्रोड्यूस किया था? टैरिफ्स और कोटास इशू क्या था? उसमें एक रिस्ट्रिक्शन था तुम्हारा, कितना तो इंपोर्ट कर सकता है। टैक्स रेट क्या था? इंपोर्ट ड्यूटी का टैक्स रेट क्या था? बहुत हाई था। ठीक है, अब जब रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, सबको ठीक करना जरूरी है, तो क्या क्या किया? नंबर 1 टैरिफ्स को कम किया, कोटास को हटा दिया। टैरिफ का मतलब क्या है? रेट को क्या कर दिया? कम कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया? कम कर दिया। बदमाश कंपनी में देखा था ना आप लोग? ठीक है, याद है ना आपको? बदमाश कंपनी में लिखा था ना, उसी की वजह से तो उसको काम बिजनेस चेंज करना पड़ा था, अगर आपको याद होगा तो। क्या कहता? रेट को क्या कहते? कम कर दिया। वही दिखाया था वहां पे कि नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया, मनमोहन सिंह जी का वहां पे एड दिखाया था, अल्टीमेटली रेट को क्या कर दिया? कम कर दिया। टैरिफ को क्या कर दिया? कम। कोटा को क्या कर दिया?
हटा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी आज भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में मिली है, उल्टा आपको रिबेट और सब्सिडी मिलता है। अगर आपको सामान को एक्सपोर्ट करता है तो आपको रिबेट और सब्सिडी मिलता है। कुछ कुछ चीजों में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। एग्जाम्पल जो एसेंशियल चीजें हो गया, बोला भैया हम लोग यहाँ पे कम है, तुम एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। और नंबर 2 में तुम्हारे से स्किन हो गया होता है ना, किसी एनिमल का स्किन वगैरह, तुम अगर दांत वगैरह का एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो सब में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। हर चीजों में 95% चीजों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ पॉइंट को, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये क्या हो गया, मतलब समझा नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, कोटास। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का रेस्ट्रिक्शन को खत्म किया, मतलब कि कोटास को, जिसको समझ में आ रहा है कोटास को क्रॉस कर दो बगल में लिख के, ठीक है। कोटास को लिखो और क्रॉस। नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। फिर नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा हो गया, टैरिफ्स को कम करना, ठीक है। रिमूव क्या कर रहा है, कोटास को, क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन। रिड्यूस क्या कर रहा है, टैरिफ। वर्ड ध्यान देना, दोनों को ये नहीं करना रिमूव कर देना कि इम्पोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया, गलत हो जाएगा भैया, ठीक है, मजाक हो जाएगा हम लोग सब में, बचकाना नजर वाला। और लास्ट पॉइंट पीछे आओ भैया, इम्पोर्ट लाइसेंस लेना एक टास्क था और एक कला था इसके पहले, कि आज आप जाके जब सब कुछ वो हो गया ना, डिजिटलाइज हो गया तो थोड़ा बेटर हो गया। अदरवाइज आपको पता है लाइसेंस लेना कितना प्रॉब्लमेटिक चीज था, उसको कुछ हद तक फॉर्मेलिटीज को क्या कर दिया, कम किया, ठीक है। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम क्लियर है वाला पार्ट। 4 पॉइंट क्या था आपका, बताओ तुमको। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions, export duty almost reduction in import duty और import licensing system। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या क्या था, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल कंफ्यूज नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल क्या क्या था, पब्लिक सेक्टर का रोल को कम कर दिया, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया और मुझे रिड्यूस कर दिया। नंबर 3 को एसएसआई को डी रिजर्व कर दिया। नंबर 4 एमआरटीपी एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ट्रांससेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या है, आरबीआई का रोल क्या कर दिया, फैसिलिटेटर को में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2 प्राइवेट बैंक फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। नंबर 3 फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, कितना परसेंट तक, 51% तक। नंबर 4 एक्सपेंशन प्रोसेस को इजी किया। टैक्स सिस्टम में क्या क्या किया, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, ठीक है, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोसेस। लास्ट पॉइंट क्या था आपका, अबे क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट क्या था, टैरिफ को कम किया, कोटास को हटा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया और इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को और स्ट्रीमलाइन किया। समझ में आया आप लोग को? लास्ट पॉइंट क्या है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब इसका फॉरेन एक्सचेंज किया उस पर पॉइंट समझ में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या क्या था, नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखो तो, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। अच्छा, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फर्क क्या था, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फर्क क्या है, डीवैल्यूएशन किस में है, फिक्स में, डेप्रिसिएशन किस में है, फ्लेक्सिबल में। डीवैल्यू कौन करता है, सही बोला है, डीवैल्यू क्या करता है, बोलो बोलो, गवर्नमेंट इंटेंशनली क्या करता है, वैल्यू को कम करता है। डीवैल्यूएशन करने से कुछ फायदा होता है क्या, डेप्रिसिएशन करके यार, करेंसी डेप्रिसिएशन, उससे क्या फायदा होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो देश में फॉरेन करेंसी, तो डीवैल्यू करने का फायदा देगा। समझ में आ रहा है, देश में करेंसी को डीवैल्यू किया गया था, क्यों, ताकि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सके। समझ में आया बात, अभी क्लियर है ये वाला पार्ट को। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट इंटरवेंशन। पहले क्या डीवैल्यूएशन कितना ही कर लो, सुनो, डीवैल्यूएशन अगर करता है तो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट कोई भी रेट फिक्स किया, आपको भरोसा होगा उतना, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा होगा। इसलिए क्या किया, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से मार्केट एक्सचेंज सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। तो पहले क्या किया, नंबर 1 डीवैल्यूएशन किया और नंबर 2 ठीक है, मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ में आया, मार्केट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सचेंज मैनेज होता है बाबू, मैनेज सिस्टम, बट बेस तो उसका फ्लेक्सिबल का ही है ना। अरे भैया मार्केट में तो फ्लोट करने दे रहा है, बीच में रिजर्व ऐड करके क्या कर रहा है, सस्टिक कर रहा है। तुम कंफ्यूज हो रहा है, मिक्स इकोनॉमी का बात नहीं कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का बात कर रहा है।
ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? एक और हाँ थोड़ा रेट करना, फ्री फ्रॉम कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख कर रहता है फिक्स। दो चीज और बचा हुआ है, मेजर टॉपिक आपने खत्म कर लिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेट लोगों को ज्यादा पावर देना, थोड़ा सा और फ्रीडम देना ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल डेवलप हो सके। बट अगर आप सोचो, आज गौतम आया मेरे पास, बोलता हमको कि भैया हमको इंडस्ट्री खोलना है, गवर्नमेंट के पास जाकर बोला कि तो काम करो ना भाई, हमको इंडस्ट्री तो दे पाएगा? ठीक है, दे पाएगा इसको? नहीं दे पाएगा ना, सही बात है ना? तो हंस क्यों रहा है? ठीक है, हंस लो खुद ही। हम बोल रहे हैं कि अगर ये बोले तो इसको ट्रांसफर कर पाएगा कोई? नहीं कर पाएगा ना। अब क्या है, गवर्नमेंट को अपना स्टेक्स को बेचना पड़ेगा इसको, तभी जाकर इसको क्या मिलेगा, पब्लिक जो इसके बाद पब्लिक का जो हमारा स्टेक था वो उसको मिल पाएगा। ठीक है, अब सुनो, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया आपने, प्राइवेट प्लेस में ज्यादा फोकस किया। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग था पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, तो उसको क्या करना, गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लॉस भी कर रहा है, कब तक बियर करेगा? तो अल्टीमेटली क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को बोला कि आप चाहो तो खरीद लो उसको, बिकॉज प्राइवेट लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट्स कमाना। प्रॉफिट्स कमाने के लिए देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, जीडीपी अल्टीमेटली करेगा, तो प्राइवेटाइजेशन कुड हैव बीन अ बेटर मूव। तो उसके लिए क्या किया, देखो नंबर 1 रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, उससे क्या क्या चीज किया प्राइवेटाइज करने के लिए? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब क्या किया, पब्लिक सेक्टर का रोल को कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और प्राइवेट को ओपनली बोला कि आपको जो बिजनेस करना है वो कर। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ठीक है, PSUs have been sold by the central government to the private sector which were incurring losses. Privatization of PSUs by selling a part of the equity to the public. This process is known as what? Disinvestment. यानी कि अगर गवर्नमेंट ने अपना जो कंपनी था उनका स्टेक किसको बेचा, प्राइवेट वालों को बेचा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोलता है। मार्क करो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया? PSUs had been given additional power and freedom to enter into joint venture। मतलब क्या है, या तो तुम अपना स्टेक्स को बेचो, क्या तो क्या किया, जॉइंट वेंचर में एंटर किया। जॉइंट वेंचर मतलब नहीं, वेंचर में ऐड इन किया किसको, प्राइवेट लोगों की, भैया एक काम दो, सेटअप तो अपन ने कर दिया है, तुम हैंडल करो उसको, तुम डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेज करो उसको। तो दोनों तीनों ऑप्शन किया, तो मर्ज किया, डिसइन्वेस्ट किया, जॉइंट वेंचर में गया, सब एक तरीका है अपने आप को, अपने जो कंट्रोल है उसको ब्रेक थ्रू करने का। समझ में आया आपको, क्लियर है, पक्का? बोलो डिफरेंस क्या है किसमें किसमें? PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। लिबरलाइजेशन में क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, नियम से उसको कम करना। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला, हाँ हाँ, वो पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इसमें। उसमें क्या है, जो रिजर्व था ना, कुछ कुछ सेक्टर्स जो था, जो एक रेस्ट्रिक्शन था ना, तो बस एक रेस्ट्रिक्शन था कि कुछ इंडस्ट्रीज को खाली कौन कर सकेगा, पब्लिक सेक्टर में, उसको क्या कर दिया, प्राइवेट लोगों को दे दिया। तो मतलब लिबरल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ईज ऑफ करना, जो रेस्ट्रिक्शन है उसको कम करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, अपना कंट्रोल को किसी और को बेचना। ठीक है, कहना कि प्राइवेट को ज्यादा बढ़ाना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हो। लिबरलाइजेशन में बाकी चीजें भी कवर हो रहा है, लिबरल होता है, चीजें और ओपन हो जाता है, राइट? ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में सिंगल हैंडली एक इंपॉर्टेंट चीज को कवर किया। ठीक है, किसको कवर किया कि भैया क्या करना है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ाना है। क्लियर है वाला पार्ट? तो समझ में आया? का डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, हाँ और प्राइवेटाइजेशन हाँ, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है, बट प्राइवेटाइजेशन इज बियॉन्ड दैट आल्सो। सिर्फ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को कम करना एक पार्ट है लिबरलाइजेशन का, एक पॉइंट है। प्राइवेटाइजेशन में और भी चीजें हैं, सिर्फ अपना रोल को कम करना, जो रोल पब्लिक रोल को थोड़ा कम करना, ये सब पार्ट ना, अपना इंडस्ट्री जो स्पेसिफिक था उसको कम करना, उस वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। उसमें और भी चीजें है ना, जैसे कि अपना स्टेक्स को बेचना, ये भी प्राइवेटाइजेशन है। इसी में जॉइंट वेंचर करना, ये भी प्राइवेटाइजेशन है। मर्जर्स में आना, वो भी प्राइवेटाइजेशन है। ये भी प्राइवेट प्लेस को ओपन कर दिया कि जो इंडस्ट्री में एंटर करना आप एंटर करो, एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज। समझ में आया? क्लियर है? सारा जो भी मतलब क्या पता है, पहले वाला टॉपिक में ना सारा एक होता है एज अ होल टॉपिक दे दिया। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एकदम स्पेसिफिक। अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है, हम लोग प्राइवेट प्लेस को ज्यादा फोकस कर रहा। समझ में आया? क्लियर है वाला पार्ट? पक्का सॉलिड एकदम दिमाग में? देखो, तो एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या मेंशन किया, देखो तो, द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स व्हिच आर मेकिंग प्रॉफिट्स शुड बी प्राइवेटाइज्ड।
डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? नहीं करना चाहिए ना। अरे जो बिजनेस प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहा है, उसको तो याद है ना, आपको नवरत्न बनाया था, आपको याद है? 9 रत्न बनाया था, 9 कंपनीज को, और बहुत सारी कंपनीज को 9 रत्न बनाया था ना आपको। क्यों? क्योंकि ये लोग अच्छा कर रहा था देश का डेवलपमेंट। में जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको मैं क्या बेचेगा? जो लॉस कर रहा है उसी को तो बेचेगा ना। तो ये आंसर आपको एग्जाम का एनसीईआरटी क्वेश्चन देगा। समझ में आया? ये एग्जैक्टली दिया हुआ है, बस इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा मैंने? नवरत्न पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कि कुछ इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं, नवरत्न का पोस्ट दे दिया। आज अगर मैंने इसको बोला कि आज का तो मेरा क्लास का कैप्टन, ठीक है, अपने आप में होता है ना थोड़ा सा प्रेस्टिजियल मॉनिटर, क्या होता है प्रीफेक्ट, और क्या होता है उसको स्टार परफॉर्मर। ठीक है, और क्या क्या बोलता है उसको हेड गर्ल, हेड बॉय। लगता है कि भाई थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर, तो वही कहते क्या किया, कुछ इंडस्ट्रीज जो अच्छा कर रहा था ना उसको 9 रत्न का स्टेटस दे दिया। उससे क्या उसमें एनकरेजमेंट मिले ताकि वो लोग बढ़ावा करें। वो अलग बात है, सारा लॉस कर। ठीक है, इसको थोड़ा नवरत्न वाला पॉलिसी या फिर इन जनरल प्राइवेटाइजेशन को आप लोग पढ़ो। ठीक है, खत्म करता है, अगला से ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करता है, फिर एक बार के लिए एंड 2 मिनट। ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट है, इजी पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, एक जगह वायरस निकला, छोटी सी जगह में, अरे वो छोटी जगह में निकला ना, छोटा नहीं है वाला नहीं पता। अरे हमको थोड़ा सा जोर शोर पड़ेगा आगे जाके, कोई बात नहीं, वो लोग मेरे पे रखने दो। देखो ये लोग ऐसा लोग है। ठीक है, अब सुनो, छोटे जगह में कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड में हुआ। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? ठीक है, आज में क्या हर कंट्री आपस में डिपेंडेंट है। एक जगह अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म और दूसरी जगह पे डेवलपमेंट होता है। आज अगर 1+ है, बाहर इंट्रोड्यूस हुआ, सारा कंट्री से धीरे धीरे आ जाएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया। आज एक कंट्री अफेक्टेड तो दूसरा कंट्री भी अफेक्टेड, और एक कंट्री को फॉलो तो दूसरा कंट्री भी मदद कर रहा होता है। आज वैक्सीनेशन जब हम लोग किया, सारा कंट्रीज बनाने लग गया और आपस में नो हाउ एक्सप्रेस लग गया। इसकी वजह से क्या, सारा कंट्री में देखो वैक्सीनेशन जब चल रहा है, सारा कंट्री में चल रहा है या नहीं चल रहा है? ठीक है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बट इसका सोल्यूशन भी एक साथ में वो है। इसका फायदा है या नहीं, नुकसान तो दिख ही रहा है, कोई बात नहीं, बट फायदा भी है या नहीं है ना। ये तो सिंपल सा बात है सर। ग्लोबल जैसी हुआ इकोनॉमी, ठीक है, मेरे को सारा मेहनत नहीं करना पड़ता। इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या हुआ पता है? ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा फायदा हुआ, आउटसोर्सिंग का काम है। बाहर से जो एक्सपर्टाइज था, आज वो पता है कि गाड़ी का जो काम होता है या फिर मोबाइल का जो अंदर का पार्ट्स होता है वो दूसरा कंट्री अच्छा करता है, बोलता भैया उससे काम करो ना आराम से। ये कैसे पॉसिबल? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा आउटकम क्या था? आउटसोर्सिंग। आज इंडिया जो है, इंडिया का जो पर्सन है वो काफी स्किल्ड है कुछ कुछ चीजों में, उसका फायदा कौन उठा सकता है? हमारा कंट्री। ठीक है, तो दोनों का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी होने से, ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा आपको मिल जाता है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द होल वर्ल्ड थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट से क्या बोलता है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मेक द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी of the country with the world economy. However, it is a complex phenomenon. It is an outcome of the set various policies that aim to transform the world towards outcome greater interdependence and integration. यानी कि क्या आपस में इंटीग्रेट हो रहा है, और अपन क्या हो रहा है? इंटरडिपेंडेंट हो रहा है। It involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. In simple language क्या लिखा? Globalization aims to create a boundaries beyond the आपस में ज्वाइन कर। समझ में आया? इसका एक सब्सिक्वेंट फायदा किसको हुआ? पर सब्सिक्वेंट फायदा क्या था इसका? आउटसोर्सिंग का फायदा था आपको। ठीक है, आउटसोर्सिंग का फायदा क्या था आपको? कि क्या हुआ, एक कंट्री में, देखो अब सीधा बात है, अगर सोचो एक बात, मन का क्या काम है? वेल्डिंग का काम सोचो। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर मटेरियल जो है, जब लिथियम आयन सुना आपने, लिथियम आयन, अब वो क्या होता है, इंडिया में इतना प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को पता चाइना के पास में अच्छा खासा लिथियम आयन का माइंस रहता है, तो अपन क्या कर सकते हैं? बाहर से मंगवा सकते हैं। ठीक है, पहला बात। नंबर 2, कुछ चीज़ों में, ठीक है, जैसे आपको पता है गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, गाड़ी का चीज़ें जो होता है, उसमें जर्मन्स लोग काफ़ी अच्छा हाथ होता है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन खुद यहाँ पे सब कुछ नो हाउ डेवलप करें, सब कुछ डेवलप करें, उससे बेटर किया अपन क्या बोल सकता हूँ उनको कि वो जो मशीन वाला पार्ट है
बैटरी सुना, बैटरी जानना तो बैटरी जनरली कहाँ से बन के आता है? हर कंपनी का चाइना से बन के आता है। अपन चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं ना, बट अपने को लगता है कि यहाँ पे सारा मेहनत करो, बना सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, बट इसमें टेक्निकल नो हाउ करो, प्रॉपर रॉ मटेरियल को मंगवाओ, उसका कॉस्ट भी हाई हो सकता है। बोलते हैं ना भैया, अरे भैया एक्सपर्ट हैंडल कर लेगा, चाहे तुमको हैंडल कर, तो अपना काम करो ना। आउटसोर्स से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तुमको अपना काम करना है खाली, बाकी सारा काम कौन हैंडल करेगा? कोई एक दूसरा एक चीज का एक्सपर्ट। तुम्हारा फायदा क्या हो समझ रहा है इसमें? आउटसोर्सिंग का फायदा क्या? अब क्या हो, इंडिया का फायदा कैसे वसूल? इंडिया के पास में अच्छा खासा अवेलेबल और स्किल लेबर था, ठीक है। तो अब क्या फायदा हुआ तुम्हारा कि बाहर का काम जो है इंडिया में आने लग गया, क्योंकि इंडिया का लोग स्किल्ड था, ठीक है, एबल था। तो अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ कि लोगों का यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल अकाउंटिंग सुना आपने? ग्लोबल अकाउंटिंग इंडिया में बैठ के बाहर का अकाउंटिंग होता है, और यूएस वालों भी मानने लग गया है कि इंडिया का जो स्किल लेवल है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल दिस फाइनेंशियल वर्क इज अनपैरेलल एंड अनमैच्ड। जिस प्राइस में वो लोग काम करके देता है और जिस स्पीड एंड एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी विल नॉट बी अ प्रॉपर वर्ड, बट जितना अच्छा से करता है उतना कोई भी दूसरा कंट्री का लोग नहीं करता, इनफैक्ट उनका खुद का लोग भी नहीं कर पाता है। समझ में आया? तो ये अच्छा खासा बेनिफिट इसका आउटसोर्सिंग का। आज अच्छा खासा हम लोग रेवेन्यू बाहर से कमा पा रहे हैं, तो इंडिया को बेनिफिट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग, राइट। अब टेस्ला जो है इंडिया में सेटअप कर रहा है अपना इंडस्ट्री को, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होगा इंडिया को? होगा या नहीं होगा? उससे टेक्निकल लोग होगा, सब मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फायदा होता है किसको? लोकल इंडस्ट्रीज को। तो ये हो गया आउटसोर्सिंग का एक एग्जांपल, ठीक है। आउटसोर्सिंग वाला पार्ट जो है, ठीक है, एक बार देखो, रुको एक बार, WTO वाला पार्ट सेल्फ कर लेगा आप लोग, ठीक है, सेल्फ कर लेगा। सिर्फ आउटसोर्सिंग रीड कर ले, सिर्फ आउटसोर्सिंग रीड करके खत्म करते हैं अपन, ठीक है। किसी का पार्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना पार्ट लेके छोड़ देगा अपन, ठीक है। एक सेकंड रीड करें, ठीक है। क्या लिखा है? कंपनीज हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। थोड़ा ध्यान दो हमें, ठीक है। कंपनीज हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है, व्हिच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। एडवांटेजेस क्या क्या देखो? नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है नहीं होता है आउटसोर्स करने से? काम का लोगों का काम बढ़ता है। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, एग्जांपल टेस्ला वाला बताया था आप लोगों को अभी। नंबर 3, एनहांसेस द इंटरनेशनल, इंडिया में बन रहा है एप्पल का जो फोन सा इंडिया में बन रहा है, कहीं ग्लोबली बिकेगा, अल्टीमेटली इंडिया का नाम बढ़ेगा। नंबर 4, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, लोगों का काम बढ़ेगा, पैसा कमाएगा, तो अल्टीमेटली क्या फायदा होगा? पॉवर्टी और प्रॉब्लम्स हटेगा, ठीक है। अब इंडिया के लिए क्यों फेवरेबल है ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, पहले लोग नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? चीप लेबर, सुनने में अच्छा लगा, इसलिए चीप कैसे बोलते? नंबर 2 कॉम्पेंसेट करने, हाँ थैंक यू, चीप लेबर। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर। इसमें क्या किया? कॉम्पेंसेट कर दिया। पहले चीप बोल के थोड़ा वो कर दिया, फिर बोला क्या बोला? स्किल्ड है भैया, स्किल मैन पावर। नंबर 3, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, हम लोग पॉजिटिव ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल वर्दीनेस एंड क्रेडिबिलिटी। लास्ट सेम पॉइंट को कंटिन्यू कर लिया, ठीक है क्या? बात सही है, ठीक है।